ईथर। आज की क्लास में ईथर बनाने की विधियां और उसके भौतिक और रासायनिक गुण देखेंगे। ईथर क्या है हमने पिछले क्लास में देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, तो आप इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। क्या चीज? ईथर। आप सारे बच्चे जान चुके हैं कि ऐसा यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है, वो ईथर कहलाता है। ईथर को पहचानना काफी आसान हो गया है। CH3OCH3 एक ईथर है, C2H5O C2H5 एक ईथर है, C6H5O CH3 एक एरोमेटिक ईथर है। तो ईथर क्या है? क्लियर? O, क्रियात्मक समूह O के साथ R जुड़ा हुआ है दोनों दिशाओं में, तो ये ईथर कहलाता है। ईथर बनाने की हमने एक विधि देख लिया है पहले पिछली क्लास में। वो विधि क्या है आपको पता होगा कि ईथर बनाने की विधि में हमने कौन सा देखा था? एक देखा था, नहीं याद नहीं है तो मैं आज याद करा देता हूं आपको। विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा हम ईथर बनाते हैं। तो कैसे बना सकते हैं? देखो, एक लिया जाता है सोडियम एल्कोक्साइड, इसको क्या कहते हैं? सोडियम, कॉपी में लिखो बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड, और दूसरा होता है एल्किल हैलाइड R-Cl। मैं Cl की जगह X लिख देता हूं, आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं। तो आप जानते हो कि सोडियम धनात्मक है और ये वाला ऋणात्मक है। इसको क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन। तो ये बन गया NaX प्लस बच गया आपके पास RO और इधर से है R-। इस तरह से बनता है ईथर। आप जो भी ईथर बनाना चाहो बना सकते हो। थ्योरी क्या लिख सकते हो बेटा? बस यही दो शब्दों को लिखना है कि सोडियम एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होता है। कोई भी थ्योरी लंबे चौड़े नहीं होती है, बड़ा आसान होता है। सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है। कुछ उदाहरण आप लिख सकते हो। उदाहरण जैसे अगर मैंने C2H5O लिया तो इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा, ये तो सोडियम हो गया, सोडियम का नाम पहले लिखूंगा सोडियम। एल्क की जगह नाम चेंज कर दूंगा, दो कार्बन को कहते हैं ईथ, तो बस ईथ ऑक्साइड, ईथॉक्साइड कहलाएगा। ठीक है। प्लस एल्किल हैलाइड में एल्काइल में ले लेता हूं, चलो मैं CH3 ले लेता हूं, और हैलाइड में मैं क्लोरीन ले लेता हूं, तो क्या होगा? एल्काइल एल्क की जगह मेथ हो गया, मेथ आइल, मिथाइल, वाई ये लगाना है। हैलाइड, हैलाइड में क्या है? क्लोराइड है ये, तो मैंने लिख दिया क्लोराइड। देखो बेटा, हर बात पे कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, और जो बोला जाता है, जो समझाया जाता है, उसमें सीख सकते हो ना आप। चलो, तो क्या हुआ? इन दोनों की अभिक्रिया हुई, तो देख रहे हैं कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिलकर के बनाता है NaCl, प्लस आपके पास बचा हुआ है C2H5O, और इस तरफ बचा हुआ है CH3, वो उसमें जाके जुड़ जाएगा। ये लीजिए, तो क्या नाम होगा? कल अपन देखे थे नामकरण, इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। यह नाम क्या करेंगे IUPAC में? मिथॉक्सी ईथेन, छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। तो इस तरह से नाम हो गया, मिथॉक्सी ईथेन बन गया। तो ये सारी अभिक्रियाओं को आपको करना है अच्छे से, तो देख लीजिएगा। तो यहां पर थ्योरी तो आपको लिखा ही दिया था पहले, तो आज अगर और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। बस इसी लाइन को लिखना है, इसी लाइन को थ्योरी में लिखना है। क्या लिखोगे? सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया
देखो कितना आसान होता है। सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया, अभिक्रिया, कोई भी शब्द लिख सकते हो, एल्काइल हैलाइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। चलिए ये लिखना है बेटा। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और इस तरह से विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, कुछ भी लिख सकते हो यार अपनी मर्जी से। CH3ONA ले सकते हो इस जगह पे, C6H5ONA ले सकते हो इस जगह पे। तो अलग अलग चीजें आप इस जगह पे चेंज कर करके आप रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। बाकी चीजें जो जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड में कोई भी ले लीजिए। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाता है? विलियमसन संश्लेषण कहलाता है, ईथर बनाने की विधि है। चलिए ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ईथर बनाने की विधि है। अब ईथर बनाने की विधि और भी देखेंगे। अल्कोहल से ईथर बनाना, अल्कोहल से ईथर बनाना। तो अल्कोहल से ईथर बनाने की कुछ विधियां मैं आपको बताऊंगा। अल्कोहल क्या होता है बेटा बताओ तो? अल्कोहल होता है ROH। इससे ईथर बनाने की कुछ विधियां मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्कोहल से ईथर बनाने की कुछ विधियां मैं आपको बता रहा हूं। पहली विधि आपको बताता हूं कि अल्कोहल का निर्जलीकरण से। पहली विधि बताऊंगा आपको अल्कोहल के निर्जलीकरण से। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण मतलब अल्कोहल से जल निकाल देना। अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो कैसे बोल सकते हैं? देखो तो कि ये अल्कोहल है मेरे पास, कोई सा भी अल्कोहल मैं ले लेता हूं। चलो समझाने के लिए पहले ROH एक अल्कोहल हुआ। अल्कोहल के 2 अणु लेने पड़ेंगे और इनको गर्म करूंगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो एक अणु का H दूसरे अणु का OH निकल जाएगा पानी बन के। जल निकल गया, देख लो जल निकल गया, बच क्या गया? RO बचा एक तरफ और एक R, ये ईथर बन गया ना। एक्चुअली ये अभिक्रिया 2 पदों में होता है। अगर आप चाहो तो ये ले लो, अल्कोहल में C2H5OH, 2 अणु में C2H5OH। उदाहरण, गरम किया मैंने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। मेरे साथ आप लिखोगे ना बेटा तब समझ में आएगा। आप लिखो एक बार अच्छे से। अब इसमें क्या करोगे एक बार सोचो। यहां पर मैंने क्या किया इसको सोचो एक बार, लिखो ना, लिखोगे तो हो जाएगा। चलो लिखो, लिखोगे तो एकदम समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। जो ये अभिक्रिया बता रहा हूं, इस अभिक्रिया को कहा जाता है विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि। वो विलियमसन संश्लेषण था। ये क्या कहलाएगा? इसको करो जब तक, मैं लिख देता हूं यहां पर। तो क्या कहा जाता है? विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि या निरंतरीकरण विधि। चलिए हो गया। जैसे यहां का OH निकला था तो OH निकलेगा, यहां का H निकला था तो दोनों निकल करके बना लिया पानी। अब क्या बच गया देखो तो, यहां से इतना बचा हुआ है C2H5O और इधर से कितना बचा हुआ है? इतना बचा हुआ है C2H5। तो बन गया C2H5O C2H5, डाई इथाइल ईथर। इस तरह से ईथर बनाने की विधि है। इसकी थ्योरी क्या है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल को गर्म करने पर
उसका जल का एक जल निकल जाता है। तो यहां पर एक बात हुआ कि अल्कोहल के दो अणु में भाग ले रही ना, तो दो अल्कोहल के अणुओं से एक जल का अणु निकला और दोनों अल्कोहल के अणु में जुड़ गई आपस में। तो क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। मैंने इसके लाइन आपके लिए लिख दिए हैं ताकि आपका समय बच सके। अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर जल का अणु निकल जाता है, जिससे ईथर बनता है। नोट करो, मेरे साथ आप नोट करो। बहुत सारी चीजों को पढ़ने के चक्कर में हम लोग क्या है, आगे पढ़े पीछे छोड़े नहीं, सब कुछ पढ़ें और सब कुछ अच्छे से करें। ये इसके पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ये वाला रिएक्शन जो एक लाइन में लिखा है, ये रिएक्शन को दो मतलब पूरे डिटेल्स में मैं लिखा दूंगा, क्योंकि एक्चुअली ये एक लाइन की अभिक्रिया एक्चुअली दो पदों में होती है, इसलिए इनके बारे में बताऊंगा। पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर, फिर 140 डिग्री सेल्सियस पर होता है। दो टेम्परेचर इसमें जरूरी होता है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखें, हो गया? तो नोट कर रहे हो ना बेटा? नोट करना जरूरी है, नोट करना जरूरी है। चलिए, अब ये वाले अभिक्रिया का मैं डिटेल और बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान रखो कि जो लाइनें बताया गया है इसमें अभी संतुष्ट रहिए, इसमें कि दो अणुओं अल्कोहल के मिलने से एक पानी निकल गया। बड़ा आसान रिएक्शन बना दिया मैंने इसके लिए आपको। फिर बात करता हूं यहां पे कि दूसरा और भी विधि है। अल्कोहल से हमने किसका, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा हमने निर्जलीकरण किया। एक और है कि एल्यूमिना या थोरिया, जो कि 523 केल्विन ताप पर है। 523 केल्विन कितना हो, 273। शून्य हटाए, 12 में 5 गया, 12 में 7 गया 5, और ये हो गया आपका 2। 250 डिग्री सेल्सियस तापमान भी कह सकते हो आप इसको। तो क्या कह सकते हो इसको, 200, या इसके जगह पे डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो 250 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो बताइए, ये अभिक्रिया क्या है, थोरिया THO2, एल्यूमिना, एल्यूमिना होता है Al2O3, निर्जल Al2O3 या थोरिया, इनमें से कोई भी चीज लेकर के आप इनको गर्म करेंगे 223 केल्विन तापमान पर, तो इसके अल्कोहल के दो अणुओं से जल निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, वही रिएक्शन जो आपको पहले बताया था। मैं ले लेता हूं पहले वाला तरीका, ROH, अल्कोहल की दो अणुएं, मैंने साइड बाय साइड लिख दिया था तो आप ऊपर नीचे लिख दिया। ये देखिए निकल गया पानी बनके, किसकी उपस्थिति में, या तो वो थोरिया है या एल्यूमिना है। Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं, एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिना। 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह अभिक्रिया करा जा रहा है, तो बन जा पानी। बच गया बेटा, देखो RO बचा है, R बचा है, तो ROR, ईथर बन गया। इस तरह से हम उदाहरण देखते हैं इसके। C2H5OH की दो अणुएं, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका OH निकल गया, इसका H निकल गया। आपने क्या लिया, या तो थोरिया लिया या फिर आपने लिया Al2O3, एल्यूमिना। 250 यानी कि 523 केल्विन तापमान पर गर्म किया गया, तो यह बन गया, अभी पानी निकल गया। देखो OH और H निकल के पानी निकल गया, बचा क्या, C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5। बिल्कुल आसान रिएक्शन है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो रिएक्शन वही है, यहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेने पर 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर करते हैं। यहां पर क्या होता है कि 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर थोरिया एल्यूमिना के साथ करते हैं, तो भी ऐसे ही रिएक्शन होती है। तो ये है आपका क्या चीज। अब मैं यहां पर एक और चीज बताना चाहूंगा कि दो शब्दों को और अच्छे से जानिएगा, आपके काम आएंगे।
एक बता एनिसोल कुछ यौगिक है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। यौगिक एनिसोल और है फिनेटॉल। एनिसोल होता है C6H5OCH3 और फिनेटॉल होता है C6H5OC2H5। ये दो चीजें एनिसोल और फिनेटॉल। एनिसोल को अगर आप स्ट्रक्चर में दिखाओ तो क्या होगा, ईथर ही है, ये बेंजीन रिंग है C6H5 O के साथ C6H5 हो गया, ये O हो गया CH3। यहां पर देखें तो O C2H5 और इस तरफ बेंजीन रिंग। चलिए इस तरह से एनिसोल एंड फिनेटॉल। ठीक है, ये दोनों हो गया। तो ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। चलो इसको बनाना चाहते हैं। मैंने ले लिया क्या चीज, एक तरफ ले लिया C6H5OH प्लस मैंने ले लिया C2H5OH। मैंने थोरिया से, थोरिया गर्म थोरिया, जिसको थोरिया कहा जाता है ना, ध्यान रखना क्या कहा जाता है, थोरिया। हाँ ओके, चलिए। तो ये क्या हुआ, OH और H निकल गया बेटा, पानी निकल गया। तप्त, तप्त यानी गर्म है, ठीक, अच्छा खासा गर्म, यानी हल्का सा लाल रेड हो सकता है, या फिर उससे भी नहीं तो कम से कम गर्म हो अच्छा खासा, 200-300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अब बचा है C6H5OC2H5। ये क्या बन गया, ये बन गया फिनेटॉल। बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखने से सब कुछ जैसा चाहो आप अभिक्रिया करा सकते हो। दो अलग अलग तरह की यौगिकों को मिलाने पर जो मिश्रित ईथर प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने ईथर सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर के बारे में बात कर सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे आगे। अरे अच्छा खासा इसमें एक और थ्योरी लिखा हुआ है, तो मैंने तो उसको देखते हैं, अगर दिख जाए तो अच्छा है। ये लीजिए, ठीक है। Al2O3 या THO2, और इस जगह पर का चीज मैं हटा देता हूं तो साफ सुथरा नजर आएगा। ये लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा है, तो जल के अणु निकलने से के परिणाम स्वरूप ईथर बनता है। निर्जलीकरण, जल निकलना, निर्जलीकरण। तो ईथर बनाने की हमने कुछ विधियां देखी यहां पे। अब हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि। कई एग्जामिनेशन में यह चीज पूछा जाता है थोड़ी डिटेल में, जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड है, MP बोर्ड है, यहां पर थोड़ा सा बड़ा थ्योरी के रूप में 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, 3 से 5 नंबर के में। तो और दूसरी जगहों पर इनसे रिलेटेड आंतरिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आंतरिक क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। पहले इन चीजों को समझना है कि प्रयोगशाला में ईथर बनाने के विधि का सिद्धांत क्या है। तो यहां पर पूरा का पूरा प्रयोगशाला विधि समझा रहा हूं, तो जैसा भी क्वेश्चन टुकड़े में आएगा आप जवाब दे पाएंगे। दूसरी बात होगी कि इसे सतत ईथरीकरण विधि कहते हैं, क्यों। तीसरा प्रश्न है कि ये सतत ईथरीकरण विधि कहते हैं परंतु ये सतत ईथरीकरण नहीं है, क्यों। तीसरा, उसके बाद अगला प्रश्न ये है कि जो प्रयोगशाला से प्राप्त होने वाला ईथर को शुद्ध कैसे किया जाता है, शुष्क कैसे किया जाता है, या प्रयोगशाला से प्राप्त होने वाले ईथर में किन किन चीजों की अशुद्धियां रहती हैं, उनको शुद्ध करने के लिए क्या करा जाता है, उनको शोधन को बताइए। तो ये टुकड़ों में आ सकता है अलग अलग जगहों पर। तो आप सभी बच्चे जो अलग अलग स्टेट से हैं, सबको ये समझना होगा कि इसमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं और इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक बातों को समझा रहा हूं। पहली बात है कि प्रयोगशाला में ईथर बनाने की विधि को हम कहते हैं सतत ईथरीकरण। विलियमसन की, इसको पूरा का नाम दिया जाता है विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि।
सतत ईथरीकरण या निरंतरीकरण या कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। क्या करते हैं, प्रयोगशाला में ईथर बनाने के लिए एथाइल अल्कोहल और सांद्र एथाइल अल्कोहल की अधिकता में लेते हैं, यानी कि हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड की तुलना में हम जस्ट डबल मात्रा में भी ले सकते हैं। तो एथाइल अल्कोहल की अधिकता में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर इथाइल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के उन दोनों को गर्म किया जाता है 110 डिग्री सेल्सियस तापमान और 140 डिग्री सेल्सियस तापमान। पहले 110 में गर्म किया जाएगा, फिर 140 डिग्री सेल्सियस में तापमान में गर्म किया जाएगा। जो अभिक्रिया मैंने आपको पहले बताया था, इसी जगह पे बताता हूं। ईथर बनाना है तो हम ईथर किसको, कौन सा ईथर बनाएंगे, C2H5O C2H5। तो यहां पर किया जाएगा कि प्रयोगशाला में इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए अल्कोहल की अधिकता लेते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में अल्कोहल लेते हैं और उसके साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर के 100 डिग्री सेल्सियस तापमान और 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं। तो ये दो पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पद में यह होता है कि जो अल्कोहल लिया गया है C2H5OH, वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 110 पर। क्या होगा, इसका OH और इसका H निकल जाएगा पानी बनके। क्या बच गया बेटा, देखो इसका एक H बचा है और SO4 बचा है, इधर का C2H5 बचा है। C2H5 और इस तरफ से क्या बचा है, देख लो, इधर से बचा है H और SO4। तो ये बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। द्वितीय पद, एक दूसरा अणु इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, यानी एक अणु इसके साथ अभिक्रिया करके ये बना लेती है, फिर दूसरा अणु जो है ये जो बना हुआ है इनके साथ अभिक्रिया कर जाएगा C2H5HSO4। देख रहे हैं, अब ये 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म हो रहा है। तब बहुत आसान है, देख लो, इसका H और इसका पूरा H2SO4, तो ये क्या H2 हो गया, H2SO4 बनेगा, प्लस आपके पास बच गया ये C2H5O और इधर बच गया ये C2H5। तो मिल गया आपको C2H5O C2H5। ये बन गया है डाई इथाइल ईथर। ये इसका सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार यह अभिक्रिया होती है। किस चीज का सिद्धांत हुआ ये, प्रयोगशाला में इथाइल अल्कोहल बनाने की। प्रयोगशाला में इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में इथाइल अल्कोहल अधिकतम में मिला करके 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पहले गर्म करेंगे और फिर इसको 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे, तो हमें डाई इथाइल ईथर हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बोलो। रतन जी बच्चों से पूछिए तो एक बार कि ये लोग मतलब किस में पूछेंगे, पोल लगा करके, भाई इस चीज को आप समझ पा रहे हो कि नहीं, लिख पा रहे हो कि नहीं, सारी चीजों को पूछे, लिख रहे हो कि नहीं, एक बार पूछो। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम बढ़ते हैं। तो देखिए ये दो पद हैं, दो रिएक्शन आपको लिख के देखना है। दोबारा लिख सकते हो कि नहीं, चेक करो, क्या इनको दोबारा लिख सकते हो रिएक्शन? बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान। यस सर, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। आगे यह है कि जो ये बना हुआ है पूरी प्रक्रियाएं, इसमें कैसे कैसे ये अभिक्रिया हो रहा है इनको समझेंगे।
देखिए, पहली बात तो थोड़ी बातों को समझना है, वो ये कि हम इस अभिक्रिया को सतत इथरीकरण विधि कहते हैं। क्यों? देखो, इस पूरी रिएक्शन को ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है? इस रिएक्शन में मिल रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हमने लिया है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है हमने, वो बाद में वापस प्राप्त हो जा रहा है। अगर हम इस पूरी अभिक्रिया को एक लाइन में लिखें तो हमें क्या दिखाई देगा, इसको समझ लें। देखें, हमें यह नजर आ रहा है कि ये 2 बार है, तो 2C2H5OH, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, तो सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है। और दूसरी बात है, ये बना था, ये फिर से उपयोग हो गया, मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया इसके साथ हुआ, और साथ में एक पानी बना और बना C2H5OC2H5। क्या देख रहे हो? 2 एल्कोहल की अणु पानी और ईथर बनाता है, तो इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया के समय पानी बनता है, ये पानी बस बनता है। तो इथाइल अल्कोहल लेते जाओगे, ईथर बनेगा और थोड़ा पानी बनेगा, इथाइल अल्कोहल लोगे, ईथर बनेगा, थोड़ा पानी बनेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जब एक अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपको वापस प्राप्त हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल वापस प्राप्त होना मतलब इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाना। तो ये इस अभिक्रिया में आप देखोगे कि अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, सिर्फ इथाइल अल्कोहल डालते जाओगे और क्या मिलते जाएगा? इथाइल अल्कोहल ईथर मिलते जाएगा। ये क्लियर है? क्या बोला मैंने? इथाइल अल्कोहल लोगे, ईथर बनते जाएगा, इथाइल अल्कोहल जैसे जैसे खत्म होते जाएगा ईथर बनते जाएगा, लेकिन साथ में पानी भी बनेगा। इथाइल अल्कोहल खत्म हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल जितना लिया था उतना ही है। मैं पूरा प्रयोगशाला विधि बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जितना लिया था उतना ही है, वो खर्च नहीं हुआ, क्योंकि जो उपयोग किया वो बाद में मिल गया, यानी कि उतना ही है, वो खत्म नहीं हुआ। तो आप देख रहे हो कि इथाइल अल्कोहल से मिल गया, ईथर बन गया और पानी बन रहा है। इथाइल अल्कोहल खत्म हो गया, पानी बन गया, ईथर बन गया। तो इस तरह से इथाइल अल्कोहल से ईथर बनते जा रहा है। तो हम इथाइल अल्कोहल लेते जाएंगे, ईथर बनते जाएगा, हमसे और भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो यह अभिक्रिया लगातार चलती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है और ईथर का निर्माण हम करते रहते हैं। तो इसलिए इसको निरंतर विधि कहते हैं, या निरंतरीकरण विधि कहा जाता है, या सतत अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन बेटा ईथर बनाने के लिए हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना पड़ता है। चूंकि इस अभिक्रिया में पानी भी बन रहा है तो पानी इसको तनु कर देगा, तो ये इसकी कार्य क्षमता कमजोर पड़ जाएगी और इस तरह से बहुत लंबे समय तक निरंतर नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना। तो इन सारी बातों का मैंने छोटा सा थ्योरी लिख दिया है आपके लिए, आसान हो जाए इसलिए। देखिए, स्पष्ट है कि अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः प्राप्त हो जाता है। जो इथेनॉल को पुनः ईथर में परिवर्तित कर देता है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, इसीलिए इसे हम ईथरीकरण या निरंतरीकरण विधि कहते हैं। क्या? निरंतरीकरण या सतत ईथरीकरण विधि कहते हैं। दूसरी बात, चूंकि इस अभिक्रिया के दौरान क्या बन जाता है? जल बनने लगता है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल जल के द्वारा तनु हो जाता है, जिससे यह अभिक्रिया कुछ समय पश्चात रुकने लगती है। इसलिए यह पूरी तरह से निरंतर नहीं है। इसको पढ़ोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर बात होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल इस उच्च तापमान पर 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कर रहे हो तो सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ विघटित भी हो जाता है, यानी टूट जाता है। किस में टूट जाएगा? H2SO4 है, ये टूट जाता है H2O प्लस SO3 में। कुछ हद तक इसमें टूट जाता है, कुछ हद तक SO2 में भी टूट जाता है ऑक्सीकृत होकर के। ये ऐसा भी हो जाता है, SO2 प्लस O, इस तरह से भी टूट जाता है। तो ये क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक अम्ल टूट करके SO2 गैस बना लेती है, यानी कि ये जितनी मात्रा में आप लेते हो वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कम हो भी जाता है मान लेते हैं तो थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दें तो फिर से निरंतर हो जाएगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात होती है पानी बन जाता है ना, इसी वजह, चूंकि तनुकरण हो जाता है, इसी वजह से अभिक्रिया रुक जाती है। मूल कारण है कि तनुकरण हो जाता है। SO2 अपघटित हो जाए तो हम इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल समय समय पर भी मिला सकते हैं,
लेकिन तनुकरण हो जाता है, इसलिए हम इसकी अभिक्रियाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस पूरी प्रक्रिया को दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे हुआ है, समझो। यहां पर ध्यान दो, एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है, एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क है। इसको रखा गया है एक ऐसे पात्र में जिसमें रेत भरा हुआ है, बालू उष्मक कहते हैं। इनको गर्म करने के लिए नीचे हमने बुनसन बर्नर यानी एक बर्नर रखा है। इसको बुनसन बर्नर कहते हैं। इस फ्लास्क को एक्चुअली ये एक आसवन फ्लास्क कहा जा सकता है। आसवन फ्लास्क के ऊपर एक ट्यूब लगी हुई, साइड ट्यूब नली है, एक कॉर्क लगा हुआ है। कॉर्क में हमने एक थिसल कीप यानी कीप लगा दिए हैं और एक थर्मामीटर लगा दिए हैं। ये थर्मामीटर लगा हुआ है, ये थर्मामीटर अंदर के टेंपरेचर को मापने के लिए। स्टैंड से इनको हमने अच्छे से स्थिर कर लिया है, अरेंज कर लिया है। ये साइड ट्यूब के साथ एक कंडेंसर लगाया गया है जिसको संघनित्र कहते हैं। संघनित्र जो है एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, देख रहे हैं। इस फ्लास्क में लगा दिया गया है, कॉर्क के द्वारा टाइट कर दिया गया है। एक साइड ट्यूब भी इसमें लगी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ये साइड ट्यूब लगा हुआ पर ये सिंक में नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ये गलत प्रिंट है इसमें, ये सिंक में नहीं जाएगा। बस एक सुरक्षा नली है, ये एक ओपनिंग है, बस ओनली ओपनिंग रहेगा, ये सुरक्षा नली है। अंदर दाब अधिक ना हो इसके लिए। यहां पर एक पात्र में हिम मिश्रण भरा हुआ है। हिम मिश्रण मतलब होता है बर्फ प्लस नमक प्लस जल। जल नहीं डालना पड़ता है, बर्फ में नमक डालोगे तो बर्फ के पिघलने से थोड़ा जल आ ही जाता है। नमक इसलिए डाला जाता है कि हिमांक में अवनमन होता है, यानी कि बर्फ जो है तेजी से पिघलता है, इसलिए वहां का टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, यह ध्यान रखना। हम इसके अंदर ठंडा जल डाल रहे हैं, इसमें ऊपरी नली में कंडेंसर के, और ये ठंडा जल आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, आउट वाटर। चलिए ये पूरा का पूरा एक बार देख लो। ये चित्र आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, जिन बच्चों के या जिन बोर्ड में एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। हुआ क्या है जरा समझें। हमने यहां पर भर दिया है राउंड बॉटम फ्लास्क में, या ये आसवन फ्लास्क बोलते हैं। आसवन फ्लास्क में हमने भर दिया है इथाइल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। समय समय पर हम इसमें इथाइल अल्कोहल थिसल कीप की सहायता से डालते हैं और टोटी बंद कर देते हैं। हम जो भी भरा है हमने इधर से ही भरा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, फिर इथाइल अल्कोहल डाला, जो भी है इधर से ही भरते हैं हम लोग, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल डाल दिए, फिर उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ी डाल दिए, फिर इथाइल अल्कोहल जरूरत के हिसाब से हम डालते जाएंगे इसमें। ये जो ट्यूब है ये जरूरी नहीं होता है कि नीचे तक आप लाएं, यहां तक, यहीं तक रख सकते हैं इसको। ये वाला ट्यूब डुबा भी सकते हो, अलग भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर आपका जो थर्मामीटर है वो डुबा रहना ज्यादा अनिवार्य है। लीजिए, होगा क्या, रिएक्शन क्या है उनको जरा समझें। दो अणु है C2H5OH का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यह क्रिया हो रही है। एक पानी निकल गया, अणु, जल की अणु निकल गया और बन गया C2H5O, C2H5 बन गया। यही हो रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसकी उपस्थिति में हमने इथाइल अल्कोहल डाला, रिएक्शन हुआ और रिएक्शन से हमें मिला ईथर। ईथर वाष्प बन करके इस नली के द्वारा आगे बढ़ेगा। तापमान ठंडा है तो ईथर संघनित होकर के द्रव के रूप में आ जाएगा और ये ईथर इस जगह पर इकट्ठा होने लगेगा। तो ये है आपका ईथर, इस पात्र में इकट्ठा हुआ है ईथर। बाहर है भैया, हिम मिश्रण बाहर है ना, अंदर नहीं है। तो इस तरह से ठंडे वातावरण में रखेंगे, बहुत वाष्पशील होता है, कम क्वथनांक होता है, इसलिए ईथर जो है वाष्पीकृत हो सकती है हमारे सामान्य तापमान पर। तो इसीलिए इसको ठंडा रखना जरूरी हो जाता है।
ध्यान रखेंगे, जो जो बातें बताए एकदम क्लियर है। क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल किस में परिवर्तित हो गया, ईथर में परिवर्तित हो गया। जब इथाइल अल्कोहल खत्म हो जाता है, ईथर में परिवर्तित हो जाता है, तो फिर इसमें इथाइल अल्कोहल और मिला दी जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल तो कहीं जाएगा नहीं, यही रहेगा। तो इस तरह से हम लगातार जैसे जैसे ईथर बनना बंद हो जाएगा, मतलब इथाइल अल्कोहल खत्म हो गया, फिर इथाइल अल्कोहल डालेंगे, फिर से रिएक्शन शुरू हो जाएगा, फिर ईथर बनने लगेगा वहां पे। ऐसे जब जब ईथर बनना बंद हुआ, तब तक समझेंगे कि एथिल अल्कोहल खत्म हो गया, और हम इधर से एथिल अल्कोहल डालेंगे और फिर वो आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल वहीं पे है। सल्फ्यूरिक अम्ल खर्च तो हो नहीं रहा है, तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल खर्च नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ कि इथाइल अल्कोहल डालते जाएं, अभिक्रिया बढ़ती जाएगी। तो ईथर हम काफी मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, काफी मात्रा में अल्कोहल लेकर के। इसीलिए इस विधि को कहा जाता है निरंतर विधि, जो कि मैंने पहले थ्योरी में बोला था, शायद इतने अच्छे से नहीं समझ में आया था, अब ज्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा ये बातें। तो आपने समझा, इथाइल अल्कोहल लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा रिएक्शन होगा और प्राप्त हो जाएगा ईथर। ये अभिक्रिया निरंतरीकरण विधि या सतत विधि कहलाता है, क्योंकि इसमें अभिकर्मक लिया जा रहा है और ये इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही बार बार बर्तन को, तो इसलिए इसको निरंतर विधि कहते हैं। लेकिन बात यही है कि चूंकि इस अभिक्रिया के दौरान कुछ हद तक पानी भी बनता है, ये इसमें उपस्थित सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु कर देगा। अब जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तनु हो जाएगा, तो अभिक्रिया बंद हो जाएगा। पहले तो धीमे पड़ जाएगा, फिर बाद में बंद हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि यह सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा हो, सांद्रित रहे। तो कुछ समय तक तो चलता है, काफी मात्रा में ईथर बना लेते हैं, लेकिन जब ज्यादा तनु हो जाता है तो यह अभिक्रिया धीमी पड़ जाती है, और फिर हम ईथर बनाना हमारे लिए तकलीफदेह हो जाता है, और फिर वो निरंतर नहीं रहती है अभिक्रिया। ये सारी बातें मैंने लिख दिया आपके लिए बच्चों, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चित्र जरूर बना लीजिएगा। अब सवाल होता है कि ये पूरी विधि जो मैंने अभी समझाया है, पूरी विधि मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है। एक बार बस थ्योरी पढ़ता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। विधि: एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 100 ml इथाइल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सैंड बाथ पर रख करके 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ईथर बनना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी बात, जो प्राप्त ईथर होता है उससे क्या, इस क्रिया को सतत रखने के लिए इथाइल अल्कोहल की आवश्यक मात्रा मिलाते रहते हैं। ठीक है, सतत हो गया, यानी काफी टाइम तक ये कर सकते हैं, और बढ़ाना चाहते हैं तो। ईथर को हिमशित जल से ठंडा किया जाता है, यानी कि हिम मिश्रण से ठंडा किया जाता है। ईथर में क्या लिखा है, आसुत में ईथर, इथाइल अल्कोहल और जल तथा अम्ल की अशुद्धियां होती हैं। अब जो ईथर प्राप्त हुआ उसमें कुछ अशुद्धियां होती है। किन किन चीजों की अशुद्धियां होती है? ईथर के साथ इथाइल अल्कोहल, जल और अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल की अशुद्धियां होती हैं। अब इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें करना होगा इनका शोधन, शुद्धिकरण, शोधन करना होगा। शोधन करने के लिए हम क्या करें, क्या क्या अशुद्धि उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो शोधन करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले प्राप्त ईथर में कई अशुद्धियां होती है, वो इस अशुद्धियां क्या क्या है जानिए। मैंने अशुद्धियों के बारे में बताया था कि अशुद्धियां किन किन चीजों का होता है। देखें, अशुद्धियां होता है अशुद्धियां होता है अम्ल का, अल्कोहल का, और ईथर तो है ही, हमने ईथर लिया तो ईथर को शुद्ध करना है। अम्ल होता है, अल्कोहल होता है और जल होता है। तो बेटा सबसे पहले इसके अम्ल को हटाने के लिए इसमें NaOH, डाइल्यूट NaOH मिलाते हैं। डाइल्यूट NaOH मिलाते हैं। ऐसा मिलाने पर क्या होगा, यहां पर देखिएगा, ये मिला देंगे तो इसमें से अम्ल अलग हो जाएगा। अब क्या बच गया, ईथर है इसमें, प्लस अल्कोहल है इसमें, प्लस इसमें जल है। अब अम्ल तो नहीं अलग हो गया, ये देखो अम्लीय इन सब की वजह से अम्ल रहता है वो अलग हो गया। अम्ल अलग हो गया, अम्ल अलग होने के बाद इसमें मिलाते हैं अल्कोहल को अलग करने के लिए इसमें लगभग 50% सांद्रता वाला कैल्शियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो इससे अब अल्कोहल दूर हो जाएगा। अब बच गया क्या, ईथर
प्लस जल बच गया। अब जल को शुद्ध करने के लिए हम इसमें मिलाते हैं शुष्क कैल्शियम क्लोराइड, ये मिला देते हैं, शुष्क कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं, तो इससे अब जल भी अलग हो गया। अब हमें शुष्क और शुद्ध हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें लिख दिया है, ध्यान रखेंगे। ये मिला करके हम इसका आसवन करते हैं, आसवन करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ये ग्राफ में बता दिया, आप इसमें देख लीजिएगा, फ्लो चार्ट में है और ये किस में है, माइंड मैप में दे दिया मैंने। और माइंड मैप कहते हैं, फ्लो चार्ट का माइंड मैप शब्द चलने लगा है तो ये कहते हैं, फिर ये थ्योरी में भी लिख दे, जैसा आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इस तरह से हम ईथर बना सकते हैं। ईथर बनाने के बाद बेटा इसके रासायनिक गुणों की तरफ जाना होगा, भौतिक गुणों की तरफ जाना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम आगे पढ़ेंगे ईथरों के भौतिक गुण, भौतिक अवस्था, गंध, रंग, ये किस अवस्था में होता है, इसका गंध क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, इसका क्वथनांक क्या होता है, इसकी विलयशीलता जल में और दूसरे विलायकों में क्या होता है, इसका घनत्व क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे।